नमस्ते दोस्तों, इस बेहतरीन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष में कुंडली आखिर बनती किन चीजों से है? आज हम इन 7 ग्रहों की बात करने वाले हैं जो किसी भी चार्ट की असली नींव होते हैं। अक्सर हम बस एक बेसिक सी लिस्ट पर अटक जाते हैं ना, जैसे सूर्य का मतलब ईगो या गुरु का मतलब विजडम। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर एक ह्यूमन लाइफ इतनी सिंपल थोड़ी होती है। आज हम इन सुपरफिशियल कीवर्ड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक नेटल चार्ट के बिल्कुल सच्चे डायनामिक इकोसिस्टम को डीपली समझेंगे। तो चलिए इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले ज्योतिष का असली फ्रेमवर्क, फिर सूर्य और चंद्र के जरिए कोर आइडेंटिटी, उसके बाद मंगल और बुध का एक क्विक ओवरव्यू। चौथा पॉइंट होगा गुरु और शुक्र की ब्लेसिंग्स। पांचवां शनि राहु केतु की कार्मिक रियलिटी, और आखिर में कुंडली को सही पढ़ना। ये एजेंडा इस क्लासिकल प्लैनेटरी सिस्टम के पूरे फ्रेमवर्क को डीमिस्टिफाई कर देगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, ज्योतिष का असली फ्रेमवर्क, द गवर्निंग लॉजिक। यहां सबसे पहली और जरूरी बात यह समझना है कि ये प्लैनेट्स कोई आर्बिट्ररी सिंबल्स या आकाश में घूमते बेजान पत्थर नहीं हैं। हर ग्रह का अपना एक बिल्कुल सॉलिड कैरेक्टर है और इनकी आपस में एक प्रॉपर लॉजिक काम करती है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, किसी भी इंडिविजुअल ग्रह की डिटेल में जाने से पहले ज्योतिष उन्हें उनके नेचुरल कैरेक्टर के बेसिस पे प्राइमरीली 2 हिस्सों में बांटता है। एक तरफ आते हैं नेचुरल बेनिफिक्स, जैसे जुपिटर, वीनस और फुल मून। इनका नेचर बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव और एक्सपेंसिव होता है। ये जिस किसी के साथ भी जुड़ते हैं ना, वहां एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं नेचुरल मेलेफिक्स, जैसे सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु और वेनिंग मून। इनका नेचर थोड़ा सेपरेटिंग और हार्श होता है। अब सबसे कमाल की बात देखिए, ये बाइनरी सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फंडामेंटल नेचर कभी नहीं बदलता। चाहे एक बेनिफिक ग्रह कितने भी मुश्किल घर का मालिक क्यों ना बन जाए, वो अपनी कोर अच्छाई नहीं छोड़ता। यही फ्रेमवर्क तय करता है कि एक ग्रह जिसे टच करेगा वहां एग्जैक्टली कैसा इंपैक्ट डालेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे हेवी हिटर्स की तरफ। सेक्शन 2, सूर्य और चंद्र, द सोल एंड द माइंड। ये दोनों ल्यूमिनरीज चार्ट में ऐसी पावरफुल फोर्सेस हैं जो एक इंसान की एब्सोल्यूट कोर आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। यहां 2 बड़े महत्वपूर्ण टर्म्स आते हैं, प्राणा यानी हमारी लाइफ फोर्स, और दिग्बला जिसका मतलब है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। जब सूर्य कुंडली के 10वें घर में यानी 10th हाउस में होता है तो उसे अपनी अल्टीमेट पावर या दिग्बला मिलती है। ऐसा सूर्य एक ऐसी अथॉरिटी और ऐसी जोरदार वाइटैलिटी लेता है ना, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनली इग्नोर करना नामुमकिन होता है। ऐसे इंसान की प्रेजेंस खुद ब खुद कमांड करती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ज्योतिष में सूर्य को सिर्फ ईगो या पर्सनालिटी तक सीमित रखना एक बहुत बड़ी भूल है, जैसा कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में अक्सर देखा जाता है। असल में सूर्य प्राणा है, वो लाइफ फोर्स जो तब आती है जब कोई इंसान अपने डीप कोर पर्पस के साथ जेन्युइनली अलाइंड होता है। यही वजह है कि जब सूर्य तुला राशि यानी लीब्रा में डिबिलिटेट होता है तो डायरेक्ट पावर या अथॉरिटी हैंडल करने में बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी का अलाइनमेंट वहां डायरेक्ट और नेचुरल होता ही नहीं है। अब अगर सूर्य हमारी आत्मा है तो चंद्रा हमारा मन है। चंद्रा हमारे मानस को गवर्न करता है। ये मानस क्या है? ये वो इमोशनल एंटेना है जो दुनिया के हर सेंसरी एक्सपीरियंस को कैच और प्रोसेस करता है। और एक बात ध्यान दीजिए, इसका हमारे इंटेलेक्ट या लॉजिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लॉजिक का डिपार्टमेंट तो बुध का है। असेंडेंट के साथ साथ चंद्रा चार्ट का को रूलर होता है। किसी भी इंसान की लाइफ का प्राइमरी टेक्सचर कैसा होगा, वो दुनिया को खुशी से देखेगा या दुख की नज़र से, ये कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी कुंडली में चंद्र आखिर किस घर और किस राशि में बैठा है। एक बहुत ही अंडर एम्फसाइज्ड फैक्टर जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है मून का फेज। एक फुल मून को देखिए, कितना ब्राइट और इल्यूमिनेटेड होता है ना। ऐसे लोग इमोशनली बहुत रिसेप्टिव होते हैं और इनकी लाइफ थोड़ी पब्लिक और ओपन होती है। पर दूसरी तरफ एक न्यू मून डार्क और इंटरनली ड्रिवन होता है। इनकी इमोशनल लाइफ बहुत ही प्राइवेट होती है। अगर किसी के चार्ट में आउटवर्डली बहुत सक्सेस, वेल्थ और करियर ग्रोथ लिखी है पर उनका मून अफ्लिक्टेड या वीक है, तो लिटरली उस इंसान को वो सारी एक्सटर्नल सक्सेस एक डिफिकल्टी और दुख के लेंस से ही दिखेगी। बाहर से कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इंसान सच में वैसे ही फील करता है जैसा उसका चंद्रा उसे फील करवाता है। सेक्शन 3, मंगल और बुध, एक्शन एंड इंटेलेक्ट। थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं और इन 2 ग्रहों पर फोकस करते हैं जो ये तय करते हैं कि हम एक्ट कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं और दुनिया से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। एक तरफ है मंगल,
हमारी एनर्जी, डायरेक्टेड विल और एक्शन का प्लैनेट। जब ये कर्क राशि यानी कैंसर में डिबिलिटेटेड होता है तो एनर्जी गलत जगह चैनल होने लगती है। क्लियर और डिसाइसिव एक्शन लेने के बजाय इमोशनल रिएक्शंस और हर्ट फीलिंग्स सामने आ जाती हैं। वही दूसरी तरफ बुध हमारे इंटेलेक्ट को चलाता है, लेकिन अगर बुध कंबस्ट है यानी सूर्य के बहुत ज़्यादा करीब है तो इंसान हाईली इंटेलिजेंट होने के बावजूद पब्लिकली एक्सप्रेस करने और क्लियरली कम्युनिकेट करने में बहुत स्ट्रगल करता है। बुध वैसा ही बन जाता है जैसी संगत में वो बैठा हो। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। सेक्शन 4, गुरु और शुक्र, द ब्लेसिंग्स, विजडम एंड प्लेजर। ज्योतिष के दो सबसे महान नेचुरल बेनिफिट्स की बात करते हैं, जहां से लाइफ में आने वाली डीप विजडम और जीवन का लुत्फ उठाने की मूल कहानी शुरू होती है। बृहस्पति यानी जुपिटर ज्योतिष सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रेट बेनिफिट है। ये जहां भी बैठता है और जिसे भी देखता है उसे एक्सपैंड करता है, उसकी पूरी रक्षा करता है और उस पर अपना आशीर्वाद बरसाता है। इसकी एक बहुत यूनिक खासियत इसकी स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। ये अपने से 5th और 9th घर को भी देखता है, जो धर्म, फॉर्चून और हायर लर्निंग के घर हैं। गुरु ट्रू विजडम का, मेंटर्स का और राइचियसनेस से आने वाली वेल्थ का प्रतीक है। सच कहूं तो चार्ट में इसकी प्रेजेंस ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो सोचिए, क्या होता है जब यही जुपिटर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में डेबिलिटेटेड हो जाता है। मकर राशि एक्चुअली शनि की राशि है, जहां डिसिप्लिन, रिजिड स्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर प्रूफ्स की जरूरत होती है। अब जुपिटर को तो फिलॉसफी और ब्लाइंड फेथ पसंद है, उसे ये प्रैक्टिकल डिमांड बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस वजह से एक कमाल का टेंशन क्रिएट होता है। इंसान के पास डीप फिलॉसफिकल नॉलेज तो होती है, पर प्रैक्टिकल दुनिया उनकी बातों को अक्सर डिसमिस कर देती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेजरेबल रिटर्न चाहिए होता है। ये सच में एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि शुक्र यानी वीनस हमारे इंटीमेट लाइफ के ट्रू टेक्सचर को आखिर कैसे डिक्टेट करता है। एक तरफ देखिए पाइसिस यानी मीन राशि में एग्जॉल्टेड वीनस को। यहां अनकंडीशनल लव होता है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती और क्रिएटिविटी पूरी तरह से ईगोलेस होती है। पर ठीक इसके ऑपोजिट वर्गो यानी कन्या राशि में डिबिलिटेटेड वीनस ओवर एनालिसिस के चक्कर में पड़ जाता है। ये रिलेशनशिप्स में अपने ही पार्टनर के फ्लॉज और गलतियां गिनने लगता है। इंसान चाहते हुए भी रिलेशनशिप की प्योर प्लेजर को बिना अपनी एनालिटिकल माइंड की इंटरफेरेंस के एंजॉय नहीं कर पाता। सेक्शन 5, शनि, राहु, केतु, कार्मिक रियलिटी, टाइम एंड शैडोज। थोड़ा सीरियस और फिलोसॉफिकल टोन सेट करते हैं यहाँ, क्योंकि ये सिस्टम की सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड और फियर्ड सेलेस्टियल बॉडीज हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या शनि सच में सजा देता है? पॉपुलर कल्चर में शनि की इमेज बस दुख, रिस्ट्रिक्शन और लॉस देने वाले ग्रह की बनकर रह गई है। पर क्या सच में ऐसी बात है? इसका जवाब इस एक सिंपल पावरफुल लाइन में छुपा है। इट डज नॉट पनिश, इट रिफ्लेक्ट्स। शनि सजा नहीं देता, वो आईना दिखाता है। वो टाइम और फेयर लॉ का ग्रह है। किसी ने किसी स्पेसिफिक फील्ड में जितनी एफर्ट, इंटीग्रिटी और पेशेंस लगाई है, शनि एग्जैक्ट उसी हिसाब से उसका रिजल्ट सामने लाता है। इसी फेयर जस्टिस की वजह से शनि लिब्रा यानी तुला राशि में एग्जॉल्टेड होता है, जहां वो बिना किसी पार्शियलिटी के बिल्कुल एक्यूरेट, इक्विटेबल रिवॉर्ड्स या डिलेज देता है। और लूना नोड्स की बात करें तो राहु और केतु किसी भी लाइफ की सबसे प्राइमरी टेंशन्स को सामने लाते हैं। राहु एक एम्प्लीफिकेशन है, एक ऑब्सेशन है जो हमें कंपल्सिवली नई और फॉरेन एक्सपीरियंसेस की तरफ पुश करता है। और केतु एब्सोल्यूट डिटैचमेंट है, पास्ट लाइफ की ऐसी स्किल्स जहां डीप मास्टरी तो है, पर उस काम को करने की अब और कोई डिजायर बची ही नहीं है। ये एक डीप कार्मिक पुल क्रिएट करते हैं। आखिर में सेक्शन 6, कुंडली को सही पढ़ना, सिंथेसाइजिंग द चार्ट। अब जब हम इन इंडिविजुअल एक्टर्स को समझ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि जब ये सभी ग्रह एक ही स्टेज पर एक साथ आते हैं तो इनका इंटरकनेक्शन पूरी कहानी कैसे बदलता है। प्लैनेट्स के नेचुरल फ्रेंडशिप्स और एनिमिटी समझना बिल्कुल क्रूशियल है। अगर नेचुरल दोस्त जैसे सन, मून, मार्स और जुपिटर एक साथ आ जाएं, तो उनकी कंबाइंड एनर्जी एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देती है, एक पॉजिटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। लेकिन अगर नेचुरल दुश्मन जैसे सन और सैटर्न साथ आ जाएं तो वो एक दूसरे की एनर्जी को काटने लगते हैं। मतलब एक ग्रह कैसा बिहेव करेगा वो कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किसकी संगत में बैठा है।
तो इन सभी लेयर्स को समझने के बाद सोचिए, जब किसी कुंडली में इतने सारे कॉम्पाउंडिंग फैक्टर्स, डिग्निटीज और दोस्त दुश्मन वाले रिलेशनशिप्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या एक चार्ट सिर्फ कुछ सिंपल कीवर्ड्स की लिस्ट बनकर रह सकता है? या फिर ये एक वाइब्रेंट, डायनामिक इकोसिस्टम है जो किसी भी इंसान की मेहनत, इमोशंस और लाइफ फोर्स का बिल्कुल सच्चा रिफ्लेक्शन है, जिसे डीपली समझने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इन सेलेस्टियल फोर्सेस को देखने का नज़रिया ज़रूर बदला होगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।